उत्तराखंड में आज भी कई जगहें ऐसी है जहां सड़कों की समस्याओं पर आज तक काम नहीं किया गया है। ऐसी खराब सड़कें जो इंसान को पलायन करने के लिए मजबूर कर देती है। उत्तराखंड के कुछ गांव को आज भी इन परेशानियों से छुटकारा नहीं मिल पाया है। किसी का स्वास्थ्य खराब हो या किसी को जरूरी काम से बाहर जाना हो तब भी सड़कों की आवश्यकता ही पड़ती है। ये खराब सड़कें जो आप देख रहे हैं ये कपकोट विधानसभा के दानपुर क्षेत्र की है, जहां सड़कों की स्थिति इतनी खराब है जिससे लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन जो अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ना चाहते उनके लिए ऐसी परिस्थितियों में जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। ये वो क्षेत्र है जहां के विधायक चुनाव से पूर्व सड़कें ठीक करवाने की बात कहते हैं और बाद में अपने वादे से मुकर जाते हैं। यही नहीं बल्कि ये उन गाँव की सड़कों के हाल है जहां से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी संबंध रखते हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर हमारे संवाददाता कार्तिक उपाध्याय ने गांव के कुछ लोगों से बात की है। उत्तराखंड साथियों, जैसा कि कल मैंने आपको दिखाया था उत्तराखंड हलचल के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी की सड़क के हाल, उनके पैतृक गांव के सड़क के हाल। आज मैं बागेश्वर के सामा उसी कपकोट विधानसभा के दूसरे हिस्से में हूं और आज हमारी यात्रा है अंतिम गांव, दानपुर क्षेत्र के अंतिम गांव गोगीना तक। तो अब जिस सड़क के माध्यम से मुझे गोगीना पहुंचना है उसके हालात मैं आपको दिखाता हूं और ये हालात हैं। अभी जब हम गोगीना पहुंचेंगे तो वहां के ग्रामीणों से भी बात करेंगे क्या उनकी प्रमुख समस्याएं हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो या सड़क हो। और आप देखिएगा, हम कह रहे हैं पलायन रोकने की बात, एक बहुत बड़ा सवाल वही है रिवर्स पलायन कैसे हो इन हालातों में जहां सड़क के हालात ये हैं। और हमारी सरकारों को अब तक जो भी रहा अब हमें जगाना होगा और यही प्रयास उत्तराखंड हलचल का है कि हम अब सवाल करें और जो दूरस्थ गांव हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, हमारे उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के बीच जो लोग आज भी जीवन यापन कर रहे हैं उनसे बात करें ताकि वो हमें बताएं स्थिति क्या है। आइए चलते हैं। आज मेरे साथ यहीं के दानपुर के एक निवासी हैं जो सांस्कृतिक मंचों को सजाए रखते हैं, धीरज कोरंगा जी। ये मुझे गोगीना लेके जा रहे हैं, ये लोकल के ही है, तो इनसे भी जानते हैं। इससे पहले कि हम ग्रामीणों से मिलें, स्वागत है सर आपका उत्तराखंड हलचल में। नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं दानपुर से धीरज करूँगा। कुछ सवाल मैं आपसे करता हूँ। जो आज हम गोगीना जा रहे हैं, सड़क के माध्यम से जा रहे हैं, जो हालात ये हैं, तो क्या है दानपुर के हालात और क्या है दानपुर? देखिए, अभी हम हैं बिचला दानपुर में और बिचला दानपुर के ये लीती ग्राम सभा में आता है और रिठकुला सामने। यहाँ का जो रिठकुला जो जगह है वो कम से कम 150 लोगों को 150 गाँव में जो है यहीं से पेयजल की व्यवस्था की जाती है, यहीं से पाइपलाइन जाती है। तो देखिए हमारा जो ये रिठकुला की पहाड़ी है, यहाँ से आप दिखा सकते हैं, पहाड़ी दिखाइएगा उधर। ये जो रिठकुला का पूरी पहाड़ी है, यहाँ से इतना सुंदर यहाँ से जल स्रोत है। ये सारा जल हमारे इस्तेमाल में भी नहीं आता। ये हम इतने हमारे ये सारा जल जो है 150 ग्राम सभाओं को ही पानी की पूर्ति करता है, पेयजल की पूर्ति करता है। और अब हम हमारी परिस्थितियां बताएं तो ये है हमारी रोड जो कि गोगीना को जाती है और ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये ग्राम सड़क योजना में आप देखिए, ये मैं एक मुट्ठी, ये देखिए आप, ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और अभी तो ये जो है ठंडियों के दिन है, तो अभी तो बारिश का कोई मतलब नहीं। जैसे ही यहाँ पर बारिश होती है आप देखिए, मैं मिट्टी हटाते जाऊँगा कितनी गहराई तक हमारा पैर यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये हमारी स्थिति हो रखी है और हमारी वजह से इतने गाँव के जो है लोग पानी पी रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था ही नहीं। एक बड़ा सवाल है और पिछले महीने हमने देखा था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी ये कहा था कि 1 महीने के अंदर ये निर्देश दिए थे अधिकारियों के कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। लेकिन हालात ये है और ये वो दुर्गम इलाके हैं जहां आज भी लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इन परेशानियों के बीच भी उत्तराखंड से वो इतना प्यार करते हैं कि वो पलायन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलेगा? एक दिन ऐसा आएगा कि मजबूर होकर उन्हें पलायन करना होगा। क्योंकि आप सांस्कृतिक मंचों में हमेशा दिखते हैं और सांस्कृतिक मंचों को, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाए हुए हैं, उसे संजोने का काम आप कर रहे हैं। तो एक बड़ा प्यारा गाना है, ए जाओ दानपुर। तो आप दानपुर आने के लिए तो गाने बने हैं, लेकिन क्या इन हालातों में दानपुर कैसे आए? देखिए, हम लोग लगातार, हमारा जो ग्रुप है दानपुर हिल्स, उसमें हम लोग लगातार प्रचार प्रसार करते रहते हैं कि ये गांव इतना सुंदर है, यहाँ आइए। और चाहे हमारे तीनों घाटियों की मैं बात कर रहा हूँ,
ये जो है हमारे रेवती घाटी है, और इसके पीछे, इस पहाड़ी के पीछे जो है सरयू घाटी, यहाँ सरयू नदी का उद्गम होता है, और उसके बाद जो है पिंडर घाटी। तीनों घाटियाँ हमारी इतनी सुंदर है, तीनों घाटियों के गांव इतने सुंदर हैं। तो इस सिलसिले में प्रहलाद मेहरा जी, जो कि लोक गायक हैं, उन्होंने गीत लिखा, ऐजा मेरा दानपुरा। अब हम भी ऐजा मेरा दानपुरा में हम युवा जो है रील्स बनाते हैं, सारे युवा युवतियाँ रील्स बनाती हैं, वो बोलती हैं ऐजा मेरा दानपुरा, लेकिन क्या फ़ायदा, हम किसको बुलाएंगे यहाँ, इन कंडीशनों में हम जो है टूरिस्ट को, पर्यटन को कैसे बढ़ावा देंगे इस धूल में, इस मिट्टी में। अगर वो जैसे मान लीजिए किसी ये प्लेन्स के जो है ड्राइवर यहाँ आते हैं, तो वो कैसे यहाँ पर कर पाएंगे, बताइए कैसे चला पाएंगे वो गाड़ी। जी बिल्कुल, इतनी खूबसूरत घाटियाँ यहाँ पर है, इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, यहाँ पर्यटन को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले उसके लिए यहाँ पर सड़क का होना जरूरी है। धन्यवाद धीरज जी बात करने के लिए। और उत्तराखंड हलचल अब आगे को बढ़ रहा है और आज पूरे दिन भर हम स्टोरी कवर करेंगे दानपुर के अंतिम गांव गोगीना की। थैंक यू। और आगे हम चलते हैं उसके बाद। तो साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। और अब हम पहुंच गए हैं दानपुर क्षेत्र के अंतिम गांव गोगीना में, और अभी हम जा रहे हैं स्कूल की तरफ। जो यहाँ पे स्कूल है, कुछ बच्चे भी हमें वहाँ मिलेंगे, तो उनसे बात करते हैं। आइए चलते हैं। हम चल रहे हैं अभी अंतिम गाँव के स्कूल की तरफ, और आप देखेंगे ये पहाड़ी रास्ते और यहाँ का जो शिक्षा की स्थिति है स्कूलों की, इसके बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे यहीं के विद्यार्थियों से। तो चलते हैं। तो साथियों, मैं पहुंच चुका हूं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोगीना में, और इस वक्त मैं वहीं हूं। हालांकि आज छुट्टी का दिन है तो स्कूल बंद है, और आज मैं स्कूल की स्थिति आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, जो स्कूल को आप स्कूल के अंदर घुसते ही हमें प्रभावित करते हैं, ये जो टीन है और इन पर जो पौधे लगाए गए, औषधियाँ लगाई गई है, वहीं यहाँ के स्वयं यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा इन्हें तैयार किया गया है और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इन्हें सजाया गया है। साथ ही जब मैं दीवार की तरफ देखता हूँ, स्कूल की जो क्लासेस हैं उसकी बाहर जो दीवार है उनकी तरफ देखता हूँ, तो हमारे राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, इस तरीके की सारी चीज़ें दीवारों में दर्शाई गई है। और इसके नीचे उस विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है जिसके द्वारा ये बनाया गया है। तो इसको यहाँ स्कूल पहुँचने के बाद, स्कूल के हालात और स्कूल की बिल्डिंग देखने के बाद ये तो पता चलता है कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी, जो यहाँ के बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, प्रतिभाएं छुपी हुई है। आप देखिएगा। और इधर ही, क्योंकि अभी आज स्कूल बंद है तो ऊपर हम जा नहीं सकते, आप ऊपर भी देखिएगा, जो फर्स्ट फ्लोर है स्कूल का, वहाँ भी इसी तरह दीवार में चित्र बनाए गए हैं। तो साथ ही, और जिस जगह में स्कूल है जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप देखिएगा यहाँ शिक्षा के लिए कितना अच्छा वातावरण है, कितनी शांति यहाँ पे है। आप यहाँ देखिएगा, खूबसूरत पहाड़ है और उधर बर्फ भी गिरी हुई है। क्योंकि आज स्कूल बंद है तो मैं अब गोगीना गांव के भ्रमण में निकलूंगा और गांव में बच्चों से मिलते हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, और उनसे मिलते हैं, उन प्रतिभाओं को देखते हैं जिनके द्वारा स्कूल को इतना अच्छा सजाया गया है। साथ ही ये स्कूल में आने के बाद ये भी पता चलता है कि जो यहाँ के शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कनेक्ट होके उनके शारीरिक, न सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं बल्कि शारीरिक मानसिक विकास के लिए भी शायद वो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और अब मैं जब गांव में निकलूंगा तो बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं क्या क्या परेशानियां उन्हें विद्यालय शिक्षा संबंधी है। जी जुड़े रहिए। तो साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। और अब मैं पहुंच चुका हूं गोगीना के गांव में, और मेरे साथ कुछ बच्चे बैठे हैं, और जो स्कूल मैंने आपको दिखाया था कुछ वहाँ पढ़ते हैं, और कुछ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो इंटर कॉलेज है, गोगीना जो क्षेत्र है यहाँ पे इंटर कॉलेज नहीं है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर इंटर कॉलेज पड़ता है। सबसे पहले हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं आप? GHSS गोगीना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, अभी मैं आपके स्कूल गया था, मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने स्कूल को सजाया हुआ है। जो टीन है उसमें तिरंगे का कलर देखे, और जो बाहर क्लासेस की दीवारें हैं उन पर राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, इस तरीके की चीज़ें बनाई हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया हमारे प्रिंसिपल सर का था। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा सभी बच्चे कनिस्टर लेके आएंगे, फिर तिरंगा का आइडिया 15 अगस्त में आया। 15 अगस्त के दिन। तो और बात करें यहाँ की पढ़ाई की, क्या हालात हैं स्कूल के, और क्या यहाँ पे सारे टीचर हैं, और मतलब क्या क्या परेशानियाँ जो स्कूल में आपको आती है
कुछ स्कूल की आपके जो विद्यालय है उसकी कुछ अच्छी चीज़ें और जो परेशानी है, मैं दोनों आपसे जानने आज पहुंचा हूँ आपके पास। सर, पहले तो यहाँ टीचर्स की कमी है। इंग्लिश में हो गए, संस्कृत में हो गई। संस्कृत जो है हमको हिंदी वाली मैम पढ़ाती है, जो हिंदी पढ़ाती है हमको, और इंग्लिश की, साइंस हमको मैथ वाले सर पढ़ाते हैं, और इंग्लिश में पीटीआई टीचर रख रखे हैं। इंग्लिश, साइंस और संस्कृत के टीचर यहाँ पे नहीं है। नहीं, और क्या चीज़ें हैं स्कूल में, क्या अच्छाइयाँ आपको लगती हैं? और अच्छा ये है कि यहाँ जो अध्यापक हैं वह हमें दूर दूर तक ले जाते हैं प्रतिभाग करने के लिए, खेल में हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम में हो, हर चीज़ में। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ स्कूल में गेम्स की क्या हालात हैं? क्या यहाँ पे स्कूल में गेम्स? यहाँ गेम्स टीचर कोई नहीं है। हम प्रिंसिपल सर ही सिखाते हैं हमको गेम्स, और साथ में यादव सर। ओके, तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र, जिन्होंने बताया राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो गोगिला में है, ये वहाँ के छात्र हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 9th। आगे जाके क्या सोचा है? 10th के बाद जब आप इंटर कॉलेज जाएंगे तो क्या सब्जेक्ट लेने की सोची? मैथ्स। मैथ। तो इंटर कॉलेज यहाँ से लगभग कितना दूर है? 5-6-7 किलोमीटर। तो कुछ छात्र हमारे साथ राजकीय इंटर कॉलेज के भी हैं, जानते हैं उनसे। एक मिनट आप उनसे करिएगा, लेफ्ट हैंड। क्या नाम है आपका? राशि रौतेला। और कहाँ पढ़ते हैं आप? हम राजकीय इंटर कॉलेज चाहती पीठ में पढ़ते हैं। जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हम्म। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये हमारे पहाड़ों का बड़ा दुर्भाग्य है, शिक्षा के मामले में हो या स्वास्थ्य के हालात हो। 10 किलोमीटर प्रतिदिन इन बच्चों को अपने विद्यालय पहुँचने के लिए पैदल चलना होता है। सवेरे उठना है और यहाँ से 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है, विद्यालय पहुँचना है, फिर वहाँ से 5 किलोमीटर वापसी आना है। तो किस तरीके की आपको परेशानी नहीं आती? डेली 5-10 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है या अब आदत बन गई है? हाँ, आदत बन गई। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत चलना पड़ता था, फिर नीचे को डाउन में जाना पड़ता था, फिर घर आते समय ऊपर को चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। और अभी क्या वहाँ स्कूल की, जैसे मैंने अभी भूपेंद्र से पूछा था, इन्होंने अपने स्कूल के हालात बताए, तो आपके स्कूल में क्या वहाँ पे आपको लगता है कि मेरे विद्यालय में बहुत अच्छा है, और क्या क्या परेशानियाँ आपको वहाँ लगती हैं? परेशानी ये है कि वहाँ टीचर नहीं है, साइंस के, केमिस्ट्री के नहीं है, बायो के नहीं है, और इंग्लिश के भी टीचर नहीं है। वहाँ हमें जो 10th और 7th को पढ़ाते हैं इंग्लिश के टीचर, वो हमें 11th और 12th वालों को भी पढ़ाते हैं। और क्या कहते हैं, आर्ट में समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी के टीचर नहीं है। अच्छा, हमें जो अभी आपने क्या सब्जेक्ट लिए हुए हैं? अभी हम आर्ट साइड से। अच्छा, तो सोशियोलॉजी के टीचर भी नहीं? हाँ। एक बड़ा सवाल इन दूरस्थ इलाकों में जो रह रहे बच्चे हैं, इनके भविष्य को लेके है कि विद्यालय में टीचर का ना होना, और ये प्रदेश के जो हमारे हालात हैं ये वाकई चिंताजनक हैं। एक तरफ हम पलायन की जब बात करते हैं, क्या सोचा है आगे जाके, क्या आप लोगों ने बनना है? 12th पास करके हम कॉलेज करेंगे रेगुलर, उसके बाद कुछ कोर्स कोचिंग जाएंगे, इंग्लिश कोर्स। सो HM होटल मैनेजमेंट का करना चाहते हैं। HM करना चाहते हैं। हम्म। और हमारे साथ और एक छात्रा है, उनसे भी बात करते हैं। आप इन्हें ईयरफोन दे दीजिएगा। क्या नाम है बहन आपका? चंदा रौतेला। चंदा रौतेला हमारे साथ हैं। आप भी उसी इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ। 10 किलोमीटर प्रतिदिन आप भी चलते हैं? हाँ। तो क्या लगता है स्कूल में क्या होना चाहिए? अभी एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जी। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी वही हैं। हाँ। तो जैसा बताया कि टीचर नहीं है, तो क्या एक मैसेज, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है, ये पहाड़ के दूरस्थ इलाकों से, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि हम इतने दूरस्थ इलाके में रहते हैं कि हमें यहाँ शिक्षा की सुविधाएं नहीं हो पा रही, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो हमारे विद्यालयों में साइंस के टीचर्स और इंग्लिश के टीचर्स भेजें। और हम भी कुछ आगे कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कोई साइंस से डॉक्टर बनना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने एम तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो हम चाहते हैं, उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि वो हमारे लिए यहाँ टीचर भी हैं। ये एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इनका एम जो इन्होंने अभी अपना तय किया है, इस क्षेत्र के बच्चे उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जब प्राइमरी एजुकेशन बिना टीचरों के अगर दी जा रही है, तो हायर एजुकेशन अपने आप परेशानियों के बीच होगी। और कुछ आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या हालात है यहाँ स्वास्थ्य के? कई बुखार आता है या घर पर कोई परेशानी होती है, तो किस तरीके से उससे आप
कि उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे थे जैसे हमारे यहाँ किसी को कुछ बीमारियाँ वगैरह हो जाती है, जो डिलीवरी महिलाएं होती है तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ रोड की हालत आपने देखी होगी, रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं, तो जब उन्हें डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है यहाँ से, तो रास्ते में उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ भी एम्बुलेंस 3-4 घंटे में पहुँचती है। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है जिससे हमें कॉल करने के लिए भी आगे ये जाना एक पड़ता है। बड़ा परेशानी का विषय है। कल भी जिस क्षेत्र में मैं गया था भनार घाटी की तरफ, तो वहाँ भी लोगों का यही कहना था कि वहाँ भी दूर संचार की व्यवस्था नहीं है। और आज जो मैं ये अंतिम जहाँ सड़क पहुँचती है गोगीना दानपुर क्षेत्र का जो अंतिम गांव है, तो यहाँ भी वही परेशानी है, नेटवर्क का ना होना। तो आज ऑनलाइन क्लासेस की हम बात करते हैं, बीच में तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई, तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्या किया जब नेटवर्क तो था नहीं? तो उस समय कोरोना का आपने समय कैसे हम यहाँ निकाला? से 5-6 किलोमीटर ऊपर, बहुत ऊपर जाते थे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए। तो वहाँ हमें जो होमवर्क दिया जाता था, हम डेली वहाँ जाते थे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए। फिर हम वहाँ से घर आते थे शाम को, तो हमें बहुत डेली वही करना, कभी बारिश होती थी, कभी बर्फ़ पड़ती थी रास्ते में, तो बहुत सारे कभी मुश्किल हो जाता था बहुत जगह, तो बहुत मुश्किलों के सामने लॉकडाउन तो हमारे लिए बहुत वो हुआ। और जैसे कि आजकल भी जो होमवर्क वगैरह है, मतलब आजकल सबको ऑनलाइन होमवर्क मिलते हैं, तो हमें आ नहीं पाते, तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है होमवर्क वगैरह देखने के लिए। ये बड़ा जो कोरोना का एक अदृश्य शत्रु हमारे बीच आया था, उसने वाकई दुनिया हिला दी थी। तो जब उत्तराखंड के दूरस्थ गांव जहां ना सड़क है, ना अच्छी शिक्षा के लिए टीचर यहाँ पे है, ना स्वास्थ्य यहाँ पे, क्या यहाँ कोई हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल तो है यहाँ पर, वहाँ से फार्मासिस्ट हैं। अच्छा, डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है। क्या है हॉस्पिटल का नाम, क्या है? पीएससी है कि सीएससी है? पीएससी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक गोगीना के अंदर है। हाँ। लेकिन वहाँ पे भी जैसा बताया कि सिर्फ फार्मासिस्ट है, डॉक्टर्स नहीं है। हाँ। तो डॉक्टर्स नहीं है तो लैब और एक्सरे ये सारी चीज़ों का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। और यहाँ से इलाज के लिए बागेश्वर सबसे नज़दीक हॉस्पिटल आपको पड़ता है। अगर कंप्लीट किसी को इलाज कराना है, बॉडी चेकअप कराना है, वो सीधे बागेश्वर ही जाते हैं। सीधे बागेश्वर ही जाते हैं। हमारे साथ एक बहन और है, उनसे भी बात करते हैं। आप इन्हें दीजिएगा। क्या नाम है आपका? साधन। आप कहाँ उसी विद्यालय इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ। आपके क्या सब्जेक्ट हैं? आर्ट्स। आपकी भी आर्ट्स है, हाँ। तो सोशियोलॉजी के टीचर आपकी भी नहीं है। ना। तो क्या एक मैसेज आप आज इस दुर्गम क्षेत्र में जब मैं पहुंचा, आपके मेरे सड़क के हालात देखे, स्वास्थ्य के हालात देखे, इसके बाद मैं गांव के लोगों से मिलने अभी जा रहा हूं, और मेरा एक प्रयास है कि जो हमारे उत्तराखंड के अंतिम गांव हैं वहां के मैं बच्चों से भी बात करूं, युवा से बात करूं, क्या क्या परेशानियां हैं। तो क्या आप एक मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं, चाहे वो सरकार हो या अधिकारी हो? क्या चाहते हैं कि आपके स्कूलों के हालात कैसे बदलें, उसके क्या आप सोचते हैं? क्या आपको परेशानियां आती हैं? जी। तो हमारे यहाँ नेटवर्क की कमी है, तो हम मैसेज भी नहीं कर सकते और ऑनलाइन पढ़ भी नहीं सकते। और यहाँ रोड की हालत बहुत ख़राब है, जिससे हम जाने में हमें बहुत सी दिक्कत होती है। जी, तो वही है मेरा एक जो प्रयास है कि रिवर्स पलायन की जब हम बात कर रहे हैं, तो रिवर्स पलायन कैसे होगा उसको लेके हम पहाड़ों के दुर्गम इलाकों में पहुंच रहे हैं। और आप भी देखते रहिएगा। आज इन छात्र छात्राओं के साथ में बैठा तो इन्होंने अपने स्कूल की परेशानियां भी बताई, स्कूल की अच्छाइयां भी बताई, लेकिन इनका जो संघर्ष है प्रतिदिन 10 किलोमीटर जाना, शायद वो हम शहर में रहने वाले लोग, देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, हम मैदानी इलाकों में, शहरी भाबर में रहने वाले लोग शायद इन पहाड़ के बच्चों के कठिनाइयों को, इनके संघर्ष को नहीं जान पा रहे। आप सभी से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े, और ऐसे ही जो उत्तराखंड के दूरस्थ दुर्गम इलाके हैं वहां पहुंचकर मैं ऐसी रिपोर्ट आपके सामने लाता रहूं। मेरे साथ आज कैमरामैन सहयोगी प्रतीक भट्ट। जय उत्तराखंड साथियों, तो उत्तराखंड हलचल में फिर आपका स्वागत है। और इस वक्त हूँ मैं गोगीना में, जो दानपुर का अंतिम गांव इसलिए भी कहलाया जाता है क्योंकि इसके बाद आगे के लिए सड़क नहीं है। इससे आगे हम बात करें तो कीमू एक गांव है, फिर नामिक ग्लेशियर, सभी लोगों ने नाम सुना होगा, एक खूबसूरत सा ग्लेशियर है, ट्रैकिंग है एक बहुत प्यारी, वहाँ भी एक नामिक गांव है। और गोगीना में इस वक्त खड़ा हूँ, मेरे साथ एक अंकल हैं जो अभी हमें यहाँ पे दुकान में हम रुके थे तो मुझे मिले, तो मैंने उनसे कुछ बातें करी। तो आइए जानते हैं अंकल से। अंकल, स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। और आज मैं आया हूँ इस इलाके को जानने और उत्तराखंड के उस विकास को देखने जिसको लेके पहाड़ी राज्य बनाया गया और यूपी से अलग किया गया। तो सबसे पहले स्वागत है आपका, और आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम खड़क सिंह है। आप यहीं के लोकल निवासी हैं। अच्छा, तो अंकल क्या हालात हैं इस क्षेत्र के? मैं रास्ते से आया तो सड़क के हालात मैंने देखे,
सबसे पहले गांव को जोड़ने के लिए सड़क जरूरी है। जरूरी क्या है। कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यह है कि ये जो गड्ढे हो रहे हैं, कितने साल हो गए, हमने रिक्वेस्ट की लोगों से, नेता लोगों से रिक्वेस्ट की गड्ढे, हाँ जी हम कल के भर देंगे, परसों को भर देंगे। ये जो है 1 साल हो गया, कोई गड्ढे नहीं भरे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है। ना कोई विधायक जी यहाँ पर आते हैं और नहीं जनता को देखते हैं लोग। बाद वोट मांगने के लिए यहाँ पहुँचेंगे, जनता कैसे कहेंगे भाई हाँ हो जाएगा, कुछ कोई दिखाई नहीं देता उसके बाद। एक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बयान पिछले महीने दिया था कि निर्देश दिए थे सभी अधिकारियों को कि 1 महीने के अंदर सारी सड़कें राज्य की गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। लेकिन इस सड़क को देख के लगता है कि वो सिर्फ एक निर्देश था और धरातल पर कुछ भी काम नहीं हुआ। देखिए सर, ऐसा है, धरातल पर काम तो कैसे होगा जब खुद ही अधिकारी लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, गड्ढे में तो नीचे ऊपर जंप तो करते ही वो लोग, तो वो दिखाई नहीं देता होगा उनको यहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं, रोड ऐसी है करके। वहीं अंकल मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ, ये दूसरी तरफ से आपसे बात करूँ मैं। अंकल, एक जो जरूरी है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल युग, डिजिटल भारत बने, लेकिन यहाँ मैं सवेरे से जब से आया हूँ तो मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। तो ये किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ के बच्चे और जो शहर के बच्चे हैं उनमें शायद एक बहुत बड़ा गैप आ चुका होगा, क्योंकि वो डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं और ये बिना दूर संचार के। एक टावर नहीं लगा पा रहे हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट बनेगा, एक टावर भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या डिजिटल बनेगा यहाँ? इसको लेके जब जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं, टावर की समस्या, क्योंकि 2000 में राज्य बन गया, कई सारे चुनाव इस राज्य में हो गए हैं, तो उस समय से क्या राजनीतिक जितने यहाँ प्रतिनिधि आते हैं उनसे इस संदर्भ में बात नहीं होती? 15 साल से तो मैं सुनने जा रहा हूँ कि टावर लगा रहे हैं, 15 साल हो चुके हैं। अब कितने साल बीतेंगे क्या पता, अभी तो कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो एक बड़ा हमारे जो पहाड़ के दुर्गम इलाके हैं उनका एक बड़ा ये एक संवेदनशील विषय है कि आज भी वो डिजिटल से बहुत दूर हैं। और एक जो यहाँ के रहने वाले बच्चे हैं और जो हमारे शहरों में रहने वाले बच्चे हैं, शायद उनके बीच एक बहुत बड़ा गैप होगा, क्योंकि आज जो हम रह रहे हैं वो डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे आज भी बिना इंटरनेट के यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ के लोग बिना इंटरनेट के रह रहे हैं। अंकल, मैं बात करूँ एम्बुलेंस को, अगर यहाँ से किसी पेशेंट को लेके जाना है बागेश्वर, तो लगभग कितना घंटा लग जाता होगा? सड़क का कारण है यहाँ पर लग जाते हैं बागेश्वर तक 4 घंटा, 4.5-5 घंटा लग जाता है यहाँ से बागेश्वर पहुँचने। अब जैसा आपने मुझे बताया कि ये सड़क यहाँ से खत्म होती है, इसके आगे 2 गांव और हैं, 2 गांव कीमो और नामी, तो वहाँ से पेशेंट को किस तरीके से लाया जाता है? वो कंधों में लाया जाता है, वहाँ से जो और तो व्यवस्था है नहीं, कंधों में रोड तक लाया जाता है, एक लकड़ी का मतलब बना करके, चारपाई बना करके जगह उसमें लिटा के लाते हैं यहाँ तक। ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का कि उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है हमारे भारत में जहाँ आज भी जिंदा व्यक्ति को मरे हुए व्यक्ति की तरह 4 कंधों में लाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। संवेदनशील विषय है। अंकल से और भी बात करते हैं। अंकल, जब ये राज्य बना, इस राज्य को बनाने के लिए आंदोलन हुआ और 42 लोगों ने अपनी शहादत दी, जो पहाड़ के लोग थे वो शहीद हुए, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, मसूरी कांड हो या अन्य सभी, रामपुर का कांड हो। तो उस समय जो परिकल्पना पहाड़ी राज्य की क्या की गई थी, आपको क्या लगता है आज उसमें कितना उत्तराखंड निखर पाया है या उत्तराखंड उस लेवल पर बन पाया है? अभी तो लगता नहीं है कि दूर दराज के इलाके हैं उसमें तो कोई बन नहीं पाया, कुछ का वही नहीं हो पाए और कोई विकास नहीं हो पाया। खास तो कोई विकास हम देखते नहीं है इसमें। असल में जो उद्देश्य राज्य का बताया गया हमें कि वो जो पर्वतीय हमारे इलाके हैं, जिस जगह में आज मैं खड़ा हूँ जहाँ सड़क खत्म हो जाती है, तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके विकास हो, उनके बच्चों को यहाँ रोजगार मिले। तो क्या देखते हैं आखिर क्यों अभी तक जो भी सरकारें रही उत्तराखंड को उस आंदोलनकारियों के सपने की तरह क्यों नहीं बना पाया? देखो साहब, ऐसा है, शिक्षा के लिए तो शिक्षा मिलती थी जो बनता है आगे तक की, जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर तो टीचर है नहीं, स्कूलों में अध्यापक एक मतलब कोई विषय के नहीं है। गणित का है तो काम हिंदी का नहीं है, हिंदी का नहीं है तो साइंस का नहीं है। यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है यहाँ की, तो एक टीचर नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। आज मैं कुछ बच्चों से भी जब यहाँ मिला तो उन्होंने बताया कि उन्हें अगर 10th तक तो यहाँ स्कूल है, उसमें भी हालांकि टीचर उन्होंने बताया 3 टीचर नहीं है। यहाँ से 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, तो 10 किलोमीटर प्रतिदिन वो संघर्ष कर रहे हैं इंटर जाने के लिए। हाँ, और वहाँ भी पता चलता है कि टीचर नहीं है। तो इसे किस तरीके से आप देखते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे होगा? कहते हैं कि शिक्षा के तौर पर आगे बढ़े, ये करें। सरकार तो कहती है भाई हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, टीचर दे नहीं रहे तो कहाँ से बढ़ेंगे आगे?
तो शिक्षा होगी तब तो बढ़ेंगे आगे। अब मैं एक आपसे एक सवाल और करूंगा, उसके बाद मेरा अंतिम सवाल होगा। जब राज्य बना तो आंदोलनकारियों ने इस राज्य की, पहाड़ी राज्य की जो कल्पना करी, उसकी राजधानी रखी थी गैरसैंण। गैरसैंण जो वहाँ पे आज विधानसभा भवन बन के तैयार है, विधायक हॉस्टल वहाँ बन गए हैं और बहुत खूबसूरत वो जगह है। मैं एक बार स्वयं, मेरा भी वहाँ जाना हुआ। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो यहाँ के इलाके हैं, आपका क्षेत्र है, इनका विकास गैरसैंण राजधानी अगर बनती है तो जरूर होगा? जरूर होगा, जरूर होगा। जो गैरसैंण राजधानी बनेगी तो पहाड़ी क्षेत्र में अगर बन जाता है तो पहाड़ को देखने के लिए नजदीक बहुत रहेगा, विकास होगा हमारा। जी, तो गैरसैंण राजधानी के जो पहाड़ी इलाके के क्षेत्र के लोग हैं वो भी गैरसैंण को अपना समर्थन आज भी देते हैं और कहते हैं कि गैरसैंण यदि इस राज्य की राजधानी बने तो पहाड़ों का विकास होगा, क्योंकि यहाँ विधायक आएंगे, यहाँ सचिव आएंगे, यहाँ सारे जिम्मेदार अधिकारी पहाड़ चढ़ेंगे जो आज देहरादून में बैठे हुए हैं। अंकल, आज एक बहुत बड़ा एक आंदोलन इस राज्य के अंदर फिर से शुरुआत हो रही है, मूल निवास 1950 को लेकर। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान कहता है कि जो जहाँ पे उस वक्त रह रहा था वो वहाँ का मूल निवासी कहलाएगा। तो आज से कुछ ही समय पहले इस राज्य ने एक आंकड़े जारी किए हैं, लगभग 40 लाख लोग बाहरी मूल के, जो अन्य राज्य के मूल निवासी हैं, वो उत्तराखंड में स्थायी निवास बना चुके हैं। तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में पहाड़ के जो लोग हैं उनका भविष्य क्या है? उनका भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। जो रहने वाले हैं उनको आगे मतलब यहाँ से पलायन करके वो बचने के तैयार है। एक तरीके से मैं कहूँ तो उत्तराखंड का मूल निवासी गुलाम होने वाला, गुलाम है। तो बाहर के लोग राज्य कर मतलब वो बन जाएंगे, मूल निवासी हैं उनको भगा जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा लगा और अंकल से बात करके थैंक यू सो मच। आपने उत्तराखंड हलचल को इतना समय दिया और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप इस पूरे एरिया को दिखाइएगा। पर्यटन के क्षेत्र में आप सामने देखेगा वहाँ बर्फ गिरी हुई है, नामी ग्लेशियर है और इतने खूबसूरत हमारे ये पहाड़ हैं। पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो रिवर्स पलायन करा जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले यहाँ संसाधनों की आवश्यकता है, चाहे वो सड़क हो, स्वास्थ्य हो, स्कूल हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था यहाँ की जाए। तो उत्तराखंड हलचल ऐसे ही दुर्गम इलाके, दूरस्थ इलाके जो हमारे उत्तराखंड के हैं वहाँ लगातार पहुँच के आपके लिए ऐसे ही खास रिपोर्ट बनाता रहेगा। आप देखते रहिए उत्तराखंड हलचल और आपसे निवेदन इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अगली जो हम वीडियो आपके पास लेके आए, जो अगली रिपोर्ट लेके आए, उसमें हम और ज्यादा हौसला हमारे अंदर हो और ज्यादा उस क्षेत्र की परेशानियों को आपको दिखा सके।